हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्जाम्स। ये हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे जूलॉजी 131 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि था जून 2023 सेशन का। इसका टाइटल है एनिमल डाइवर्सिटी। ये हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा तो आप पूरा प्रॉपर पेपर सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज हमें स्टार्ट करना है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर पेरेंटल केयर को डिस्क्राइब करना है हमें। एम्फीबियन एक टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, उनके अंदर पेरेंट केयर कैसी है, मतलब जो एम्फीबियंस में माता पिता हैं, जो माँ बाप हैं उनके, वो अपने बच्चों के लिए कितने अच्छे से पेरेंट केयर करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। आंसर है नॉट ऑल एम्फीबियंस अबंडन देयर एग्स और टैडपोल आफ्टर लाइंग देम। सारे के सारे एम्फीबियंस ऐसे नहीं होते कि उनको एग ले करने के बाद या टैडपोल बनने के बाद उनको छोड़ दें, ऐसे नहीं होते सारे के सारे। इन फैक्ट सम स्पीशीज एग्जिबिट अ हाई लेवल ऑफ पेरेंटल केयर। अगर देखा जाए तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा लेवल की पेरेंटल केयर शो करती हैं। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास पॉइजन डार्ट फ्रॉग। पॉइजन डार्ट फ्रॉग का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग कुछ नहीं है, एक टाइप का फ्रॉग है, मेंढक है, जिसके ऊपर ऐसे डार्ट मार्क बने रहते हैं और उसके अंदर पॉइजन होता है, तो पॉइजन डार्ट फ्रॉग हो गया वो। तो पॉइजन डार्ट फ्रॉग का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द फीमेल लेज एग ऑन द लीफ एंड मेल गार्ड्स देम अंटिल दे हैचेस। जो पॉइजन डार्ट फ्रॉग की फीमेल है वो ले करेगी अपने एग्स एक पत्ते पर, पेड़ के पत्तों पर ले करती है अपने एग, और जो उनका मेल होता है, जो उसका पार्टनर होता है, वो उसको गार्ड करके रखता है। एग्स को वो गार्ड की तरह सुरक्षा में रखता है जब तक वो हैच नहीं हो जाते, जब तक वो टैडपोल नहीं बन जाते। He even urinate on their eggs to keep them moist and protect them from predators. जो इनका मेल है, मेल एग है, मेल एग नहीं, मेल पार्टनर है जो इसका डार्ट फ्रॉग का, वो ना गार्ड भी कर रहा है अपने बच्चों को और उनके ऊपर यूरिनेट करता है, मतलब उनके ऊपर पेशाब करता है ताकि वो मॉइस्चराइज रहें, डिहाइड्रेट ना हो जाएं, और मॉइस्चराइज रहेंगे और प्रेडेटर्स भी उनको नहीं खाएगा। तो कितनी यूनिक चीज कर रहे हैं ये लोग उनको बचाने के लिए। वंस द टैडपोल हैच द मेल कैरीज देम ऑन हिज बैक टू अ नियर बाय वाटर रिसोर्स वेयर दे कैन कंटिन्यू टू डेवलप। जब एक बार हैच कर जाता है एग और टैडपोल उनमें से निकल जाते हैं, तो जो मेल इनका पेरेंट है वो इनको अपने बैक पर रखता है और इनको नियर बाय, जो भी नियर बाय पानी का रिसोर्स होगा, चाहे वो तालाब हो या कोई कुछ भी हो, पानी का रिसोर्स होगा, वहाँ पे इनको छोड़ देगा ताकि ये आगे डेवलप हो सके, बड़े हो सकें, ठीक है, अडल्ट हो सकें। तो पहला एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं पेरेंटल केयर का। अनदर एग्जाम्पल इज मार्सोपियल फ्रॉग्स। मार्सोपियल फ्रॉग्स देख लेते हैं। द फीमेल हैज अ पाउच ऑन हर बैक वेयर शी कैरीज हर एग्स अंटिल दे हैचेस इनटू टैडपोल। जो मार्सोपियल फ्रॉग्स होते हैं उसमें जो फीमेल होती है उसके ना बैक पर ना एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कंगारूज में होता है। वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एग को ले करने के बाद उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखती है उनको जब तक वो हैच करके टैडपोल नहीं बन जाते। शी देन ट्रांसपोर्ट देम टू अ नियर बाय वाटर रिसोर्स एंड कंटिन्यू टू केयर फॉर देम अंटिल दे रीच टू दी अडल्टहुड। जब वो एक बार हैच कर जाते हैं और टैडपोल में बदल जाते हैं, तो वो फीमेल जो उनकी मदर है वो उनको नियर बाय पानी की जगह पर कहीं भी जाकर छोड़ देती है और उसकी जब तक केयर करती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये दो पेरेंटल हुड के हमने एग्जाम्पल देखे। थर्ड भी देख लेते हैं। एक द सिसेलियंस विच आर लेगलेस एम्फीबियंस सिमिलरली अपेयरेंस टू दी वर्म और स्नेक्स। सिसेलियन एक टाइप के एम्फीबियंस होते हैं जिनके पास पैर नहीं होते, वो बिल्कुल वर्म या स्नेक्स की तरह लगते हैं, ऐसे ही होते हैं। वर्म आपने देखा होगा, केचुआ और सांप, उन्हीं की तरह होते हैं एम्फीबियन, जिनको सिजेलियन बोलते हैं। सिजेलियन, द फीमेल सिसेलियन will lay her eggs in a underground burrow and stayed with them until they hatches.
जो सिजेलियन फीमेल होती है वो एग को ले करती है एक अंडरग्राउंड मिट्टी के अंदर, उसमें जब तक रहती है जब तक वो बच्चे हैच होके टैडपोल में ना बदल जाएं। शी विल इवन सिक्रीट अ न्यूट्रियस फ्लूइड दैट द हैचिंग कैन फीड ऑन। जब भी वो बच्चे हैच करेंगे उसके लिए वो ना न्यूट्रिशन फ्लूइड अपनी तरफ से सिक्रीट करती रहती है, जो एक न्यूट्रिशन तौर पे उनको काम आएगा आगे, ताकि उस पर वो पल सकेंगे, उनको खाना उसी से मिलेगा। ठीक है। Overall, parental care in the amphibian is diverse and fascinating. It's amazing to see how these creatures have evolved different strategies to ensure and survival of their offspring. ओवरऑल देखा जाए तो एम्फीबियन की पेरेंटल केयर बहुत डाइवर्स है, और देखा जाए तो इन्होंने एवोल्यूशन के साथ अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज को अपनाया है ताकि इनके बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर सकें। सबसे पहले क्या कि वो बच्चा बताओ अपने बच्चों के ऊपर यूरिनेट कर रहा है, पेशाब कर रहा है, ताकि उनके बच्चे सेफ रहें, प्रेडेटर उनको खा ना जाए, और वो मॉइस्चर भी मेंटेन रहे उनके ऊपर। एक है कि अपने पाउच में डाल रहे हैं तो वो उनको सेव करके रख रहा है। तीसरा, उनको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर सा वो निकाल के उनके ऊपर न्यूट्रिशन लाइक प्रोडक्ट डालता है। तो ये 3 हमने एग्जाम्पल इसके पढ़े पेरेंटल केयर के। क्वेश्चन नंबर बी है, 5th का बी है, डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन, वाई इज ऑस्मो रेगुलेशन इन मराइन फिशेस इंपॉर्टेंट। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखना है डेफिनेशन ऑस्मो रेगुलेशन की, फिर हमें एक्सप्लेन करना है कि मरीन फिशेस में ऑस्मो रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। Osmoregulation is the process by which organisms regulate the concentration of water and salt in their body fluid. Osmoregulation एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अब ये मेरीन फिशीज में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो वो एक्सप्लेन करते हैं। इन मेरीन फिशीज these process is especially important because they live in an environment where the concentration of the salt is much higher than their body fluid. मरीन फिशेज में अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मरीन फिशेज डीप सी में रहती हैं। डीप सी में जो सॉल्ट की मात्रा होती है ना वो ज़्यादा होती है, तो सॉल्ट की मात्रा डीप सी में ज़्यादा है और उनकी बॉडी में कम है, तो उनको ऑस्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट होता है उनको बैलेंस करने के लिए। तो ये बैलेंस कैसे करते हैं? सो हाउ डू मैराइन फिशेज रेगुलेट देयर वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। तो ये दोनों बैलेंस कैसे कर रहे हैं वाटर और सॉल्ट को? वेल, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स इन देयर गिल्स दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट आउट ऑफ द बॉडी एंड इनटू द सराउंडिंग वाटर। ये कैसे करते हैं? इनकी बॉडी के ऊपर ना कुछ टाइप के गिल्स होते हैं, गिल्स के अंदर कुछ टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इनकी बॉडी में सॉल्ट की मात्रा को मेंटेन करके रखता है। ये कैसे करते हैं? ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सॉल्ट आउट ऑफ देयर बॉडी। ये जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्ट को, इनकी बॉडी में जितना सॉल्ट है उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बाहर, सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं और वाटर को अंदर ले लेते हैं। This helps them maintain a balance between the salt concentration inside and outside of the body. ये जब ऐसे करते हैं तो ये मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की और वाटर की। Additionally, they drink large amount of sea water to replace the water loss through the osmosis. ये osmosis का पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का सी वाटर पीते हैं ताकि ये अपने वाटर को रिप्लेस कर सकें, डिहाइड्रेशन ना हो सके। बट वाई इज ऑस्मो रेगुलेशन सो इम्पॉर्टेंट फॉर मरीन फिशेज? अगर देखा जाए तो मरीन फिशेज में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वेल, इफ they don't regulate their water and salt balance properly, it can lead to the dehydration. अगर ये properly अपने water salt को regulate नहीं करेंगे तो इनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? पोटेशियम सोडियम। वो पोटेशियम सोडियम इम्बैलेंस हो जाएंगे और इवन डेथ। अगर वो पोटेशियम सोडियम और डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा इनके अंदर तो इनकी डेथ भी हो सकती है। Marine fishes also need to maintain a stable internal environment in order to carry out essential body function like respiration and digestion. Marine fishes को अपने कुछ internal environment के लिए भी
ये स्टेबल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं रहे तो इनके कुछ टाइप के फंक्शंस भी नहीं कर पाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन। रेस्पिरेशन और डाइजेशन भी इनका ठीक से नहीं हो पाएगा अगर इनका बॉडी फ्लूइड मेंटेन नहीं रहा तो। बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट और वाटर की मात्रा मेंटेन नहीं रही तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, ऑस्मोरेगुलेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस फॉर मराइन फिशेज टू सर्वाइव इन देयर सॉल्टी एनवायरनमेंट। ऑस्मोरेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है मराइन फिशेज के लिए, क्योंकि ये एक सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं। उस सॉल्टी एनवायरनमेंट में अगर ये इनको रेगुलेट नहीं करेंगे तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। थ्रू स्पेशलाइज्ड सेल, देयर गिल्स एंड ड्रिंकिंग सी वाटर, they are able to regulate their water and salt balance and maintain a stable internal environment. इनके सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स और गिल्स के थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं और अपने वाटर और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं और अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को भी स्टेबल करके रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 ही के आंसर लिखने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। पर मैं इसमें आपको चारों समझा दूंगी ताकि एक भी कोई रिपीट हो तो आपको इजी हो जाए लिखने के लिए। फर्स्ट है, शॉर्ट नोट लिखना है, टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स में टॉर्सन्स हैं, उनको शॉर्ट नोट लिखना है उसके ऊपर। द गैस्ट्रोपोड्स आर अ टाइप ऑफ मोलस्कस which includes snails, slugs and sea snails. गैस्ट्रोपोड्स एक टाइप के मोलस्कस होते हैं जो जिनके अंदर स्नेल्स आते हैं, स्नेल्स, स्लग्स और सी नेल्स, जो गोंच टाइप के होते हैं, स्नेल्स होते हैं, वो इनके अंदर आते हैं। टॉर्सन इज अ यूनिक फीचर ऑफ द गैस्ट्रोपोड दैट सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम अदर मोलस्कस। इनके अंदर टॉर्सन एक यूनिक फीचर होता है जिसके वजह से ये अदर जो भी मोलस्कस हैं इनकी कैटेगरी में उनसे बहुत अलग होते हैं। टॉर्सन इज अ ट्विस्टिंग ऑफ गैस्ट्रोपोड्स बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। टॉर्सन एक ट्विस्टिंग है मतलब मरोड़ टाइप का होता है इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी डेवलपमेंट के टाइम पर ही वो डेवलप्ड हो जाता है, बन जाता है। एज द गैस्ट्रोपोड ग्रोज इट्स बॉडी ट्विस्ट 180 डिग्री causes the anus and mental cavity to move to the front of the body. जब ये ग्रो करते हैं गैस्ट्रोपोड्स तो इनकी बॉडी ट्विस्ट हो जाती है पूरी 180 डिग्री। 180 डिग्री जब ये ट्विस्ट हो जाती है तो इसकी जो एनएस होती है और मेंटल कैविटी होती है वो भी ट्विस्ट हो जाती है बॉडी के साथ, तो ये फ्रंट ऑफ द बॉडी आ जाता है, फ्रंट में आ जाते हैं एनएस और मेंटल कैविटी। दिस मीन्स दैट द गैस्ट्रोपोड्स हेड एंड फुट आर नाउ लोकेटेड एट द अपोजिट ऑफ द एंड ऑफ इट्स बॉडी। इसका मतलब क्या है कि जब ये ट्विस्ट हो गया है तो इसका जो हेड और फुट होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट ऑफ द बॉडी लोकेट हो जाएगा, मतलब फ्रंट में आ गया एनएस और मेंटल कैविटी और अपोजिट में चला जाएगा हेड और फुट। ठीक है। द पर्पस ऑफ टॉर्सन इज स्टिल नॉट फुल्ली अंडरस्टूड बाय बट इट बिलीव दैट टू हैव सेवरल बेनिफिट्स। अभी तक टॉर्सन्स का फंक्शन जो फुल्ली डेवलप्ड फंक्शन है वो नहीं समझ आया, पर्पस नहीं समझ आया कि इसका पर्पस क्या है, बट फिर भी इसके बहुत सारे अभी बेनिफिट्स हैं। वो क्या है? फर्स्ट, इट अलाउज द गैस्ट्रोपोड टू रिट्रैक्ट इट्स हेड एंड फुट इनटू द शेल फॉर प्रोटेक्शन। पहला फंक्शन क्या है इसका कि ये गैस्ट्रोपोड को हेल्प करता है कि अपने हेड और फुट को रिट्रैक्ट कर सके और अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सके उस शेल को। सेकेंड, it help with locomotion by allowing these gastropod to move in small streamline manner. ये अलाउ करता है गैस्ट्रोपोड को ताकि एक स्ट्रीमलाइन मैनर में चल सके और लोकोमोट हो सके एक जगह से दूसरी जगह। एंड फाइनली इट हेल्प विद फीडिंग बाय अलाउइंग देम टू गैस्ट्रोपोड टू रीच फूड रिसोर्सेज इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस। ये अलाउ करता है गैस्ट्रोपोड्स को कि ये अपने एक जगह से जाके दूसरी जगह पर अपने खाने को ढूंढ सकें, फूड रिसोर्सेज को ढूंढ सकें। ठीक है, तो ये हमारा पहला शॉर्ट नोट कंप्लीट हुआ। सेकंड है आर्कियोपायरेट्स। आर्कियोपायरेट्स is a prehistoric bird that lived around 150 million years ago during late Jurassic period. आर्कियोपायरेक्स एक टाइप का प्री हिस्टोरिक बर्ड था,
एक बर्ड था ये, जो कि 150 मिलियन ईयर अगो 150 मिलियन ईयर अगो ये पाया जाता था, मतलब 150 मिलियन साल पहले ये पाया जाता, लेट जोरासिक पीरियड के टाइम पर मिलता था ये बर्ड. इट्स इज अ कंसिडर टू बी द ओल्डेस्ट नोन बर्ड एंड ट्रांजिशनल फॉसिल बिटवीन बर्ड एंड डायनासोर. ये सबसे एक पुराना बर्ड के नाम से जाना जाता है अभी भी, और एक ये कनेक्शन बनाता है, एक फॉसिल्स बनाता है जो बर्ड और डायनासोर के फीचर्स को मिलकर दिखाते हैं. आर्कियोपायरेक्स हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बर्ड लाइक एंड रेप्टाइल लाइक फीचर. जो आर्कियोपायरेक्स है उसके पास यूनिक कॉम्बिनेशन है कि ये बर्ड के भी फीचर है इसके अंदर और रेप्टाइल्स के भी फीचर है, इसीलिए ये कनेक्शन दिखाता है डायनासोर और बर्ड के बीच में. इट हैज़ अ विंग्स विद फेदर्स एंड ऑल्सो फ्लाई, बट इट ऑल्सो हैड टीथ एंड अलॉन्ग अ बोनी टेल एंड क्राउल ऑन इट्स विंग्स. इसके पास ना फेदर्स होते हैं, मतलब पंख हैं, वेदर्स हैं इसके पास ताकि ये उड़ सके, पर उड़ने के साथ साथ इसके पास दांत भी हैं और बोनी टेल भी है ताकि, और इस ये क्रॉल भी कर सकता है नीचे ज़मीन पर. तो इसके पास रेप्टाइल के भी फीचर हैं और बर्ड के भी फीचर हैं. Archaeopteryx is also important because it provides evidence for the evolution of feathers, which are now known as have evolved for reason for the flight, such as inclination and display. Archaeopteryx एक important फीचर भी प्रोवाइड करता है, एविडेंस भी दिखाता है, सबूत दिखाता है कि ये इवोल्यूशन के टाइम से फेदर कितने अच्छे तरीके से इवॉल्व हो चुके हैं, अब वो फ्लाइट के लिए भी, डिस्प्ले और इंसुलेशन के लिए भी काम आते हैं. Despite its significance, only 12 specimens of the Archaeopteryx have been discovered, making it a rare and valuable fossil. अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 12 स्पेसिमेंट्स इसके मिले हैं हमें, मतलब साइंटिस्ट को, और एक वैल्यूएबल फॉसिल्स की तरह देखते हैं, और उनकी अभी भी डिस्कवरी चल रही है. These specimens are now housed in the museum around the world and continue to be studied by the scientists to learn more about the evolution of the bird and dinosaur. अभी भी इन स्पेसिमेंट्स को म्यूजियम के अंदर रख रखा है और साइंटिस्ट इनकी तरफ स्टडी कर रहे हैं ताकि ये इवोल्यूशन को जान पाएं कि डायनासोर और बर्ड्स के बीच में क्या कनेक्शन था. ठीक है, क्वेश्चन 5th का 3rd पार्ट है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स. बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हमें बताना है, वो हम बना के भी लिख सकते हैं, आप बना के लिख लोगे मुझे पता है, पर फिर भी मैं समझा देती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बर्ड हैव फेदर्स. सबसे पहले क्या आता है बर्ड्स में? बर्ड्स में होता है फेदर्स, पंख होते हैं उनके पास. ठीक है, फेदर्स आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लाइट बट ऑल्सो फॉर इंसुलेशन एंड वाटर प्रूफिंग. जो इनके पास वेदर होते हैं, पंख हैं, उड़ने के लिए ही नहीं काम आते, इंसुलेशन और वाटर प्रूफिंग के भी काम आते हैं, पानी से भी बचाते हैं इनको, वाटर प्रूफ रखते हैं इनको. दे कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज फ्रॉम टाइनी डाउन फेदर्स टू दी लार्ज फ्लाइट वेदर्स. ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप्स में आते हैं, साइज और शेप्स में आते हैं, छोटे से फेदर्स को लेके बड़े से लार्ज फेदर्स के अंदर मिलते हैं ये अलग अलग बर्ड्स के अंदर. Moreover, birds have a lightweight skeleton which allows them to fly efficiently. Moreover, अगर देखा जाए तो बर्ड्स का जो वेट होता है वो बहुत लाइट वेट होता है ताकि ये ईजिली एफिशिएंटली उड़ सके. Another characteristic feature of the bird is a beak. दूसरा फीचर क्या है इसका कि इसके पास एक चोंच रहती है, चोंच होती है, बीक होती है. Beak comes in the different shape and sizes are adapted to the bird's diet and lifestyle. ये बीक भी डिफरेंट शेप और साइज की होती है बर्ड्स के अकॉर्डिंग, ये डाइट के और लाइफस्टाइल के हिसाब से अडेप्ट हो चुकी है हर एक बर्ड के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग कर्व्ड बीक ऑफ द हमिंग बर्ड इज परफेक्ट फॉर द स्पिनिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, while the sharp hooked beak from the eagle is the ideal for the threatening mate, tearing mate. क्या है, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि जो हमिंग बर्ड की बीक होती है वो बिल्कुल कर्व्ड होती है, लॉन्ग होती है, क्योंकि इनको फ्लावर से नेक्टर के ऊपर जीना है, फ्लावर के रस पर जीते हैं ये लोग, उसको पीते हैं, इसीलिए इनकी लॉन्ग बीक होती है, लॉन्ग होती है और कर्व्ड होती है थोड़ी सी. ठीक है, तो ये नेक्टर ईजिली ले सकते हैं, तो ये इनके लाइफस्टाइल और डाइट के हिसाब से इवॉल्व हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वाइल शार्प हुक्ड बीक ऑफ द ईगल. ईगल जो होती है उसमें
शार्प्ड बीक होती है, बिल्कुल शार्प होती है और हुक्ड टाइप की होती है, ताकि वो अपना मीट खाते हैं, मीट को वो इजीली तोड़ सकें और खा सकें। बर्ड ऑल्सो हैव द एक्सीलेंट आई साइट, बर्ड के पास एक्सीलेंट आई साइट होती है, आई साइट बहुत अच्छी होती है इनकी। देयर आईज आर लार्ज इन द proportions to their body size and have a high density of the light sensitive cells which allows them to see in a great details। इनके पास बहुत अच्छी आई साइट होती है, इनके शरीर के हिसाब से अगर इनकी बॉडी साइज से देखा जाए तो इनकी आइज़ बहुत बड़ी होती हैं और ये इनको अलाउ करती हैं ताकि ये बहुत ग्रेट डिटेल्स में, बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल्स में किसी भी चीज़ को देख सकें। सम बर्ड्स कैन इवन सी दी अल्ट्रा वायलेट लाइट विच इज़ इनविजिबल टू द ह्यूमन। ये कुछ बर्ड्स के अंदर ना इतनी कैपेसिटी भी होती है कि ये ना अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को भी देख सकती हैं, जो कि ह्यूमन के लिए इनविजिबल होती हैं, ह्यूमंस नहीं देख सकते उनको। Furthermore, birds have a unique respiration system that allows them to extract oxygen more efficiently than mammals। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के पास यूनिक रेस्पिरेशन सिस्टम होता है और ये ऑक्सीजन को बढ़िया अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं और मैमल की कंपैरिजन में। दे हैव अ सीरीज ऑफ एयर सैक दैट स्टोर्ड एयर एंड अलाउ फॉर अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑक्सीजन थ्रू देयर लंग्स। इनके पास एयर सैक होते हैं, उसमें एयर ना स्टोर्ड हो जाती है। एयर स्टोर्ड होने के बाद ये जब उड़ते हैं तो इनको कंटिन्यू एयर मिलती रहती है, इनके लंग्स के थ्रू कंटिन्यू ऑक्सीजन मिलती रहती है। लास्टली, बर्ड्स आर नोन फॉर देयर इनक्रेडिबल vocalization। They use a variety of sounds such as chirp, whistles, and song to communicate with each and other to establish territory। सबसे ज़्यादा इनक्रेडिबल इनके पास होती है वोकलाइजेशन, इनके बात करने का तरीका। इनके अच्छे अच्छे साउंड्स होते हैं, जैसे चर्प साउंड निकालते हैं, ये सीटी की तरह साउंड बजाते हैं या गाना गाते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये हमारा थर्ड भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ टू दी लाइफ साइकिल टू अनदर। मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें इंसेक्ट ट्रांसफॉर्म होता है एक स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल से अनदर स्टेज में। इट इज़ अ पेटी इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन, थिंक कैटरपिलर टर्निंग इनटू बटरफ्लाई एंड टैडपोल टर्निंग इनटू फ्रॉग। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कैटरपिलर बटरफ्लाई में बदल जाता है, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है। जैसे कि हम, आपने मॉस्किटो पढ़ा होगा, मॉस्किटो में कितनी साइकिल होती है। एग से वो प्यूपा बनता है, प्यूपा से लार्वा बनता है, मतलब एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, फिर अडल्ट बनता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो पहुंच रही हैं उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इसमें अभी, कैटरपिलर टर्निंग इनटू बटरफ्लाई। कैटरपिलर एक स्टेज हो गई, फिर नेक्स्ट स्टेज में वो बटरफ्लाई बन जा रहा है। वैसे ही टैडपोल, एक स्टेज में टैडपोल है, अगली स्टेज में वो फ्रॉग बन जाएगा। तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में अपनी लाइफ साइकिल में अनदर स्टेज में पहुंचकर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाना, उसको मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। यहाँ दो टाइप के मेटामॉर्फोसिस होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। पहले कंप्लीट में देखते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, द इंसेक्ट गोज थ्रू दी 4 डिस्टिंक्ट स्टेज। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वो मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें पूरे 4 स्टेज से कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट गुजरता है। पहली स्टेज होगी एग, दूसरी लार्वा, तीसरी प्यूपा और अडल्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था। लार्वा, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, ये 4 स्टेज अगर किसी भी इंसेक्ट में हैं तो वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू गुजर रहा है। इन द लार्वल स्टेज द इंसेक्ट लुक लाइक कंप्लीटली टू द डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट फ्रॉम एंड अंडरगो अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम जो लार्वा स्टेज है वो देखें तो वो बिल्कुल अडल्ट से बिल्कुल अलग होगी और डेवलपमेंट और ग्रोथ के बाद बिल्कुल अलग बन जाएगी। इन द प्यूपा स्टेज द इंसेक्ट अंडरगो टू द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द अडल्ट। अगर प्यूपा स्टेज देखी जाए तो प्यूपा स्टेज में कंप्लीट ट्रांसफॉर्म होकर एक अडल्ट में इंसेक्ट बदल जाता है। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस था। अब ये देख लेते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज बिट डिफरेंट। ये थोड़ा डिफरेंट होता है कंप्लीट से। देयर आर ओनली 3 स्टेजेस।
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में 4 स्टेजेस थी, बट इनकम्प्लीट में सिर्फ 3 होंगी, एग, निम्फ और अडल्ट। एग से निम्फ बनेगा, निम्फ से अडल्ट बनेगा। In this process, in this type of metamorphosis, the nymph look like similar to the adult but lack wings and reproductive organ. जो nymph बनता है एग के बाद, वो nymph बिल्कुल adult की तरह दिखता है, स्मॉलर वर्जन ऑफ adult होता है, छोटा होता है, और उसमें विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बने होते, बट बिल्कुल दिखने में adult की तरह होता है। इट्स अंडरगो सेवरल मोल्ड्स बिफोर कमिंग टू एन adult. अडल्ट बनने से पहले ये बहुत सारे मोल्ड्स के अंदर गुजरता है। मोल्ड्स के अंदर मतलब अपनी खाल उतार के नया बन जाता है। द मेटामॉर्फोसिस इज एन incredibly important process for the insect. It allows them to adapt to the different habitat and lifestyle. मेटामॉर्फोसिस एक important process है इंसेक्ट के लिए, ताकि ये अडेप्ट हो सकें और डिफरेंट हैबिटेट को और लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर सकें। इट्स ऑल्सो हेल्प देम टू अवॉइड कंपटीशन एंड देयर ओन स्पीशीज फॉर रिसोर्सेज। ये इनको हेल्प करता है ताकि ये कंपटीशन को अवॉइड कर सके और अपनी स्पीशीज़ में रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन ना करना पड़े। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। ये इसमें मैंने एक फ़ोटो भी डाली थी जो गैस्ट्रोपोड की थी, टॉर्सिन्स इन गैस्ट्रोपोड, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया ये 6th का फर्स्ट पार्ट, ये होता है टॉर्सिन्स इसके ऊपर। ठीक है, उस टाइम पे बताना भूल गई थी मैं। तो ये है जो बर्ड और डायनासोर को मिलके बनता है, इसकी पूरी फ़ोटो आ नहीं पाई इसलिए मैंने दिखाया नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा आपको कौन सा नेक्स्ट कोड चाहिए, और आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।